हमारे नेता कहेंगे कि बीजेपी कांग्रेस दोनों चोर है। अब जब समय आएगा तो कहेंगे नहीं नहीं, आप ये देखिए, अब राहुल गांधी को तो पीएम जरूर बनाना है मुझे। अब कहीं कुछ बना तो उत्तर प्रदेश की अगर नागरिकता ले लेती है, अगर सदस्यता यहां के ले ले, तो मैं प्रियंका गांधी को तो मुख्यमंत्री जरूर बना देंगे। अरे खुद बनने की औकात नहीं सदस्य गांव की, और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनने की बात करेंगे। तब सवाल पूछना पड़ेगा ना कि ऐसा क्या हो गया, कौन सी डील हुई कमरे के अंदर? कमरे के अंदर जब गए तो भाषा दूसरी थी, और एसी का हवा खाए और अटैची की भारी मात्रा में कुछ लेन देन हुआ, तो ऐसे एसी के कमरे के बाहर आने के बाद भाषा बदल गई कि नहीं ये तो मीठे लगने लगे हैं, ये तो रिश्तेदार हो गए हैं। तो ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि हमारे लोगों को ये बात इतना समझ में आ जाए कि अगर बुरे हैं तो बताओ बुरे हैं, अच्छे हैं तो अच्छे हैं। और आप पहले बुरे बताओगे तो समाज में आप सबको बुरा बनाओगे, और फिर चोरी से समझौता करोगे तो सब क्या हो जाएंगे, सबकी दुश्मनी बरकरार, आपकी मित्रता बल्ले बल्ले। तो ये काम नहीं करने की जरूरत है। हम लोगों को ये बात फाइनलाइज कर लेना चाहिए कि हमें करना तन जान की सुमिरे पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हरहु कलेश विकार। आपने अधूरा बताया तो प्रशंसा में हो गया था, अब पूरा मैं बता दे रहा हूं तो आपको लगेगा इसका अर्थ सही समझाता हूं, वो कथावाचक अर्थ नहीं बताएंगे। तो बुद्धिहीन तन जान के पहले अपने को बुद्धिहीन मान लो, मूर्ख मानो। बुद्धिहीन तन जान के सुमिरे पवन कुमार, तब सुमिरिए किसको? पवन कुमार को। बल बुद्धि विद्या देह मोह, पहले तो अपनी बल बुद्धि सब दे दीजिए, उसके बाद तब क्या करिए? सुनिए, अन्य बिना प्रणाम प्रणाम प्रणाम, तब उनको दया लगेगी, तब आपको बल बुद्धि विद्या दे। जन्मोत्सव है 11 अप्रैल को राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी का जन्मोत्सव होता है। 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मोत्सव है, और आज महान सम्राट अशोक का जन्मोत्सव है। तो ये 3 शख्सियत जो दुनिया में अपनी पहचान के लिए जाने जाते हैं। तो साथियों, दुनिया के लोग अगर किसी दृष्टिकोण से, अगर सम्मान के दृष्टिकोण से अगर देखते हैं भारत में, तो इन महापुरुषों की वजह से देखते हैं। इसीलिए जब भारत से कोई भी, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे एनी अदर कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर हो या चीफ सेक्रेटरी हो, जब ये जाते हैं विदेश में तो ये कहते हैं मैं तथागत बुद्ध की धरती से आया हूं, सम्राट अशोक की धरती से आया हूं, और बाबा साहब अम्बेडकर की धरती से आया हूं। इसलिए कि और जो यहां प्रोपेगेंडा करते हैं, दुनिया के नजर में वो मात्र कार्टून है, और यही एक महान शख्सियत है। तो साथियों, आप लोग बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मोत्सव मना रहे हैं, और टाइम भी बहुत ज्यादा हो रहा है, तो मैं आपको कुछ पिन पॉइंट ही बात आपको बताना चाहता हूं। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ये कोई अकेले अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, जो हमारे महापुरुष पूर्व में लड़ाई लड़े, उसी अधूरे कार्य को उन्होंने लिपिबद्ध तरीके से पूरा कर दिया। और अगर हम बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लिखित दस्तावेज दिया भारतीय संविधान के रूप में, अगर उसको हम जानते और समझते, तो इस देश में अब तक जो पाखंडवाद है वो नस्त नाबूद हो जाता। और बाबा साहब अम्बेडकर
कोई शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लास के लिए ही काम नहीं कर रहे थे, वो संपूर्ण मानव जगत के लिए काम किए। और रिजर्वेशन मात्र एक आरक्षण मात्र उसका एक मार्ग उन्होंने बनाया, आरक्षण ही प्रमुख नहीं था। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन आंदोलन मूवमेंट को लोगों ने सिर्फ रिजर्वेशन की क्राइटेरिया में बांध दिया। अब अगर आप वो बाबा साहब अम्बेडकर को जानने और समझने का प्रयास करते हैं तो आपको पता चलता है कि बाबा साहब अम्बेडकर के पूर्व जिन जिन जाति, वर्ग, धर्म, समुदाय के लोगों को पशुवत जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर दिया गया था, उनको राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए कंपनसेशन दिया, विशेषाधिकार दिया और विशेषाधिकार के रूप में रिजर्वेशन दिया। अनुच्छेद 15(4), 16(4) में उन्होंने सर्विसेज के लिए रिजर्वेशन दिया। अनुच्छेद 340 में, 341 में, 342 में SC, ST, OBC के लिए साथियों राजनीति में यानी शासन की प्रणाली में आने के लिए उन्होंने रिजर्वेशन की पॉलिसी लागू की। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर ने ये एक राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए इंसानों के अंदर जो जानवरों की श्रेणी में इंसानों को रख दिया गया था, वो वास्तव में पुनः इंसान बनाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर प्रयासरत थे और इसीलिए संविधान में सारे अधिकार लिपिबद्ध कर दिए। और जब ये अधिकार हम लोग जानेंगे, समझेंगे, तब सही ढंग से हम विश्लेषण कर सकते हैं। तो सही ढंग से विश्लेषण करना पड़ेगा, सही ढंग से समझाना पड़ेगा। अब हम जानते भी नहीं है और समझाने का प्रयास भी नहीं करते हैं, तो ये समाज कहां जाएगा समझने? समझाना होगा इस समाज को और सही मार्गदर्शन करना होगा। जानकारी भी ऐसे देना पड़ता है कि जो जानकारी वास्तव में उसके हित और कल्याण में हो और तथ्यात्मक सही हो। जैसे सम्राट अशोक जी का जब नाम ले रहा हूं तो वो क्यों महान हो गए, उनके संदर्भ में एक दो बातें आपको जानना होगा। जब वो विशेष तौर पे भारत देश की ख्याति दुनिया में नहीं थी तो उन्होंने 4 विश्वविद्यालय बनाए और जो दुनिया की पटल पर सर्वश्रेष्ठ साबित किए और इस लेवल का एजुकेशन लेवल मेंटेन किया उन्होंने। शिक्षा के जगत में जो क्रांति की, दुनिया की नजर भारत पे गई और दुनिया के लोग भारत में पढ़ने आते थे और जब भारत से पढ़ के जाते थे तो वहां के लोग वेलकम करने के लिए जैसे आज मैट बिछाते हैं वैसे फूल बिछा देते हैं, फूलों की वर्षा करते थे कि भारत से ज्ञान लेके आ रहे हैं, ये भारत से ज्ञान लेके आ रहे हैं। अब अगर वर्तमान में देखते हैं तो भारत के लोगों के पास कितना ज्ञान बचा है? तो ये ज्ञान बचा है जो कुछ लोग ठीक है पढ़ लिख रहे हैं, लेकिन बहुतायत समाज नाम मात्र का ज्ञान ले रही है। इसीलिए सरकार कहती है ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, साक्षरता अभियान चलाते हैं। हमारे लोगों को पढ़ने का कितना अधिकार होना चाहिए? तो ये कहते हैं साक्षर होने चाहिए। साक्षर का मतलब मात्र हस्ताक्षर देने के लायक बने, यानी पढ़ के किसी भी बात को तार्किक ढंग से प्रस्तुत करने का सुर के पास नॉलेज नहीं होना चाहिए, ज्ञान बुद्धि विवेक नहीं होना चाहिए। जबकि बाबा साहब अम्बेडकर क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि इंसानों के पास वो संपदा दी गई है प्रकृति के द्वारा, वो चाहे तो जहां जा सकता है। आपने किसी बंदर को, भालू को, ये तमाम जानवर है, किसी को एक जानवर को आप बताइए कि आपने चपरासी बनते हुए देखा होगा, आपने डीएम बनते हुए देखा होगा, आपने कमिश्नर बनते हुए देखा होगा कि बहुत अच्छा है बंदर है, लेकिन नहीं। तो ये इंसान प्रकृति की एक ऐसी
सच वो उपहार है प्रकृति का। इंसान चाहे तो मजदूर बने, चाहे तो अधिकारी बने, पदाधिकारी बने, नेता बने, अभिनेता बने, मंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, राष्ट्रपति बने, ये इंसान के पास पावर है, ये विल पावर है। लेकिन उसको जब इस्तेमाल करेगा तब, नहीं इस्तेमाल करेगा तो क्या होगा? जैसे देखिए, नारी ही है इस देश में प्रधानमंत्री बनी, नारी ही है मुख्यमंत्री बनी, नारी ही है राष्ट्रपति बन गई। एक हमारे सामने नारियां हैं, तो ये क्या कर रही है? 3 सभाएं चला रही है। एक सभा के अंदर 3 सभा अभी चल रही थी। पीछे बैठ के 4-5 महिलाएं ऐसे गोलार्ध में बात कर रही थी, वो भी महिला है। और कुछ महिलाएं कुर्सी लगा के गोलार्ध बना लिए, और कुछ लोग और पीछे गोलार्ध बना लिए। यही एक सभा में 3 सभा उन्होंने निर्माण कर दिया। और चौथा सभा एक उधर के नौजवान लोगों का, 5वां सभा यहां, और 6ठे सभा में इधर बैठे हुए मंचासीन। एक सभा में जब 6 सभा होगी तो ज्ञान का लेवल हमारे समाज का पता चलता है कि ज्ञान का लेवल क्या है। तो आप लेना क्या चाहते हो, ये आपके ऊपर निर्भर है। जैसे एक पेड़ के नीचे शहद का छत्ता लगा था, और शहद का छत्ता लगा था, तो वो व्यक्ति क्या किया, कहा कि 4 भाई है, चारों ने एक रणनीति बनाई कि शहद को हमें चखना है। तो एक क्या करता था, डंडा लेके बैठे रहता था। वो इसलिए बैठा रखता था कि कोई शहद के मधुमक्खियों को डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो उसको एक बूंद भी शहद नहीं मिली। तो जब उसका टर्न पूरा हुआ तो दूसरे ने क्या किया, एक उठाया कंकड़ मार दिया कि पहले मधुमक्खी भाग जाएगी, उसके बाद मुझे शहद मिलेगा। जैसे ही उसने मारा कंकड़, मधुमक्खी काट लिए और वो खुद बीमारग्रस्त हो गया। उसको मधुमक्खी से कुछ लाभ मिला नहीं। अब एक और आया तो कहा ऐसा करते हैं कि हम यही नीचे बैठ के देखेंगे, जैसे ही टूट के नीचे गिरेगा और हमें शहद जरूर मिल जाएगा। तो एक भाई और था, तो उसने कहा ठीक है। तो उसने रात को डंडी लिया और धीरे से अंदर डाल दिया और नीचे एक बर्तन रख दिया और आराम से टहलना घूमना शुरू कर दिया और कहा कोई दूर से देखते रहो। अब शहद भरपूर था इसके टर्न में, और शहद टपक 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 करके एक बढ़िया लिक्विड फॉर्म में प्राप्त हो गया। तो वैसे ही ये हमारा समाज है। आपको लेना क्या है, आप लोगे कैसे, तरीका अगर नहीं मालूम है तो कुछ नहीं होगा। फिर आप करते रहिए। जैसे हम लोग आए तो भी कुछ लोग जो है उधाई और भराई में लगे हुए थे, और 3-3 सभाएं वहां भी चल रही थी। तो हम चर्चा कर रहे थे कि बेटा जानते हैं कब आता है महिलाओं पे, तो एक शर्त है। क्या बीडीसी जानते होंगे वो ज्यादा। तो वो कैसी शर्त है महिलाओं को कब आते हैं देवता? तो देवता का पहला शर्त है कि बाल खोल के आते हैं। जब महिला पूरा बाल खोलेगी तभी आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। बाल बंधा होगा तो नहीं आएंगे। दूसरा, फिर कब देवता आएंगे? जब इतने के ऊपर कोई कपड़ा नहीं पहनेंगे तब आएंगे। अगर महिला जो है ब्लाउज पहना है तो देवता नहीं आते हैं, बहुत नाराज हो जाते हैं। तो ये इस टेक्नोलॉजी और मेथड को हम लोग जानना चाहते हैं कि ये कौन सी विधा है कि देवता को मालूम है कि ब्लाउज पहनने के बाद अगर आएंगे तो इसके हम सर पर नहीं आ पाएंगे, इसका जब सर बंधा होगा तो नहीं आ पाएंगे। तो ये सब खोलना पड़ता है तब देवता आते हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं बीडीसी भैया को ज्यादा जानकारी है, तो ये सब संदर्भ में तो ये टेक्नोलॉजी को या तो देवताओं को समझाना पड़ेगा, या तो देवताओं को इस तरीके से मनवाने के लिए या तो देवता का टेलीग्राम आता होगा, मैसेज आता होगा कि इस तरीके से आएंगे। तो इस टेक्नोलॉजी मेथड को समझाना पड़ेगा हमारे लोगों को, ये गलत तरीका है।
अगर आए तो पूरा बना छुड़ा आना चाहिए और न आए तो ऐसे ही चले जाना चाहिए। तो ये हम कब तक समझाना चाहते हैं इस समाज को? कम से कम इतने छोटे छोटे बातों को समझना होगा, तब जाके हमारे लोगों को समझ आएगी। तो सम्राट अशोक जी यही चाहते थे, जब 4-4 विश्व लेवल के जो विद्यालय बनाए, उसके बाद 84,000 बौद्ध स्तूप बनाए, वो सेंटर बनाया और वहां नाम रखा बौद्ध टेम्पल। आज कहते हैं बुद्धा टेम्पल, इंग्लिश में कहते हैं। टेम्पल का अर्थ होता है, आज मंदिर कहते हैं, और उस समय टेम्पल का अर्थ होता था प्रोफेसर के रहने का अड्डा, यानी उसके घर को, आवास को कहते थे। और भगवान का मंदिर, तो भगवान शब्द भ से भूमि, अक से आग, वा से वायु, न से नीर, ये 4 तत्व मिलते हैं तो भगवान हो जाते हैं। और भग का अर्थ होता है औरतों का जननांग, और वान का अर्थ होता है पुरुषार्थ, यानी पुरुष लिंग। महिला और पुरुष, नर और नारी नहीं मिलेंगी तो उत्पत्ति नहीं होगा। तो ये कटु सत्य को पढ़ाया जाता था जब ये 84,000 बौद्ध स्तूप बने। उसके बाद ज्ञान की गंगा बही, और ज्ञान की गंगा में हमारा देश जब डुबकी लगाया, तब यह राष्ट्र ज्ञानवान हो गया। तब इसे कहा जाने लगा कि ये क्या है भारत देश? ये ज्ञान का प्रतीक है, ये नॉलेज का प्रतीक है, नॉलेज का सिंबल है। तब ये बातें आई। हमारा आदमी सोच रहा है कि ऐसे ही आ गया था, बाबा साहब अम्बेडकर ऐसे ही महान हो गए। एक किताब लिखा, प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज, अर्थशास्त्र में पढ़ाया जाता है, और उसके ऊपर बाबा साहब अम्बेडकर की थीसिस के ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक बना है। और भारतीय रिजर्व बैंक बना है, विश्व बैंक बना हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य है कि विश्व बैंक जब बना तो विश्व बैंक से हमारे भारत देश में इतना लोगों ने कर्ज ले लिया। उस विश्व बैंक से क्या होना चाहिए? जब देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो तो वहां से कर्ज लेकर देश को मेंटेन करना चाहिए। लेकिन देश हमारा गर्त में नहीं गया, उसके पहले ही ले लिए और लाली पाप आपस में बांट लिए। जो अभी प्रधान जी कह रहे थे, यादव जी, कि फॉर्च्यूनर और फलाना टिकाना जो 4 व्हीलर की, तो सब विश्व बैंक से कर्ज लेके सब ले लिए। नेता टहल रहे, और नेता की बुराई काहे करेगा? क्योंकि उसको भी तो हेलीकॉप्टर की जरूरत है, उसको भी तो बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ी की जरूरत है। अगर इसी बीच में आपके कोई नेता अगर मोटरसाइकिल से, साइकिल से पैदल आ जाएगा तो आप कहोगे अरे फलाने नेता तो आए हैं। अभी हूटर बच जाए 3-4 गाड़ी से, तब आधा गांव तो ऐसे ही इकट्ठा हो जाएगा, उनके घर कोई बड़ा नेता आया है, कुछ मिलने वाला है। तो आपकी नीयत से नेता निर्माण होता है, ये समाज की नीयत से नेता निर्माण होता है। समाज को तय करना पड़ेगा किसको जाना चाहिए, किसको नहीं जाना चाहिए। लेकिन हमारा समाज भी कोमा में है। अब जो समाज जिसका कोमा में हो, उसका हाल ऐसे ही होगा। कोई कहेगा जय भीम जय भीम। पूछो बाबा साहब पढ़ने के लिए भी कुछ कहा था ना, तो पढ़ाई नहीं है। प्रेरित करने के लिए भी कहा था ना किसी को, अरे आपको जानकारी है तो 1 घंटा समय लगाओ ना कहीं। तो सब लोग अगर संकल्प ले तो सही हो जाएगा। कथावाचक तैयार हो गए हमारे समाज में, कथावाचक तैयार हो गए। एक तो उनके मनवादियों में कथावाचक हैं, वो कथा कहेंगे और उसका विश्लेषण करके समझाने की जरूरत नहीं है कथावाचकों को। और मोटा रकम लिया और चले गए, और फिर कुछ देर के बाद पूछे कि राम से दर्शन हुआ? कहा नहीं। कृष्ण से दर्शन हुआ? नहीं। ये तमाम कथावाचक से दर्शन कराया क्या? कुछ उनकी अच्छाइयों को बताया क्या? नहीं। तो वैसे ही अम्बेडकरवादियों में भी कथावाचक चल गए। आएंगे, कथा कहा और मोटा रकम लिया और चल पड़े। चाहे समझो चाहे उखड़ जाओ, चाहे आपका कल्याण हो या ना हो,
उससे कोई मतलब नहीं, कोई विचारधारा जाए या ना जाए, उससे भी मतलब नहीं। तो वो कथावाचक है। पूछिए कि देश की तरक्की कैसे होगी, पता नहीं। समाज की तरक्की कैसे होगी, पता नहीं है। सम्राट अशोक महान हुए तो किस रणनीति पे महान हुए, आपकी कौन से उस कदम पे चले, पता नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर ने सबको पढ़ने का राह दिखाया, तो राइट टू एजुकेशन इसीलिए दिया कि सब पढ़ो। अब पता लगा गांव भर टहल के चले आए तो कहा भैया कौन पढ़ा है, तो अभी भी मैं देख रहा हूं गांव इतना पिछड़ा है कि लेटर चिट्ठी आएगी तो 2-3 लोग, वो अलग बात है कि नौजवान अभी मैसेज चैट कर रहे हैं, मैसेज चैट कर रहे हैं, और थोड़ा समय मिला तो रील जरूर बनेगी, और रील में कुछ ज्ञान हो या ना हो, फुहरता ज्यादा हो। तो इस संकट से हम लोगों को निकलने की जरूरत है साथियों। और माननीय यादव जी ने अधूरी जो है दोहा बताया था, प्रशंसा में कह दिया था, प्रशंसा में नहीं है, तो मैं उसको विश्लेषण कर देता हूं। तो माननीय अरविंद यादव जी ने जो कहा तो उसको मैं बता देता हूं प्रधान जी। वो ये है, बुद्धिहीन तन जान की सुमिरे पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहि मोय हरहु कलेश विकार। आपने अधूरा बताया तो प्रशंसा में हो गया था, अब पूरा मैं बता दे रहा हूं तो आपको लगेगा इसका अर्थ सही समझाता हूं, वो कथावाचक अर्थ नहीं बताएंगे। तो बुद्धिहीन तन जान के पहले अपने को बुद्धिहीन मान लो, मूर्ख मानो। बुद्धिहीन तन जान के सुमिरे पवन कुमार, तब सुमिरिए किसको, पवन कुमार को। बल बुद्धि विद्या देह मोय, पहले तो अपनी बल बुद्धि सब दे दीजिए, उसके बाद तब क्या करिए, सुनिए अन्य बिने प्रणाम प्रणाम प्रणाम, तब उनको दया लगेगी, तब आपको बल बुद्धि विद्या देंगे। समझ में आया? तो अधूरी बात अगर आ जाए तो शायद मन डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसलिए, और बहुत सारा कहने की जरूरत नहीं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि मैं बहुत अंदर से एक तकलीफ होती है कि समाज के लिए अपना कुर्बान कर दो जिंदगी। ना समाज सुधर रहा है ना हम सुधरने के लिए तैयार हैं। दिन भर जो है कहेंगे कि नहीं नहीं गुड़ खाना जो है सेहत के लिए हानिकारक है, और जब चाहेंगे तो पलड़ा भर जो है गुलगुला खा रहे हैं। हमारे नेता कहेंगे कि बीजेपी कांग्रेस दोनों चोर है, और जब समय आएगा तो कहेंगे नहीं नहीं आप ये देखिए, अब राहुल गांधी को तो पीएम जरूर बनाना है मुझे। अब कहीं कुछ बना तो उत्तर प्रदेश की अगर नागरिकता ले लेती हैं, अगर सदस्यता यहां के ले लें, तो मैं प्रियंका गांधी को तो मुख्यमंत्री जरूर बना देंगे। अरे खुद बनने की औकात नहीं सदस्य गांव की, और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनने की बात करेंगे, तब सवाल पूछना पड़ेगा ना कि ऐसा क्या हो गया, कौन सी डील हुई कमरे के अंदर। कमरे के अंदर जब गए तो भाषा दूसरी थी, और एसी का हवा खाए और अटैची की भारी मात्रा में कुछ लेन देन हुआ, तो ऐसे एसी के कमरे के बाहर आने के बाद भाषा बदल गई कि नहीं ये तो मीठे लगने लगे हैं, ये तो रिश्तेदार हो गए हैं। तो ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि हमारे लोगों को ये बात इतना समझ में आ जाए कि अगर बुरे हैं तो बताओ बुरे हैं, अच्छे हैं तो अच्छे हैं, और आप पहले बुरे बताओगे तो समाज में आप सबको बुरा बनाओगे, और फिर चोरी से समझौता करोगे तो सब क्या हो जाएंगे, सबकी दुश्मनी बरकरार, आपकी मित्रता बल्ले बल्ले। तो ये काम नहीं करने की जरूरत है। हम लोगों को ये बात फाइनलाइज कर लेना चाहिए कि हमें करना क्या है, बल्कि नौजवानों की एक टीम होनी चाहिए, और पूरे देश में एक टीम होनी चाहिए। ये टीम ये तय करे कि इस राष्ट्र को कैसे चलाना चाहिए। मंथन करे, 2 दिन मंथन करे, 3 दिन मंथन करे, 4 दिन मंथन करे, और जब हजारों नौजवान इस पर रिसर्च करेंगे तब पता चलेगा कि हम राष्ट्र को कहां लेके जाएंगे, दुनिया की पटल पर सर्वश्रेष्ठ स्थान दिला देंगे।
आज 100 विश्वविद्यालय में भारत का नाम नहीं है, तो ये तय करें नौजवान कि अगर हम इस देश में आए, हम माहौल ऐसा क्रिएट करें, सरकार या तो नतमस्तक हो जाए या तो सरकार को चेंज कर दो। अगर ये प्लान करके करोगे, कहो कि विश्व में मेरा पहला स्थान होना चाहिए, विश्वविद्यालय में विश्व में मेरा पहला स्थान होना चाहिए। काहे के लिए? अमृत सेन साहब थे नोबेल पुरस्कार विजेता। उन्होंने कहा सम्राट अशोक के काल में, बाबा साहब अम्बेडकर की बात नहीं कर रहा हूं, सम्राट अशोक के काल पे कहा जब दुनिया का प्रोडक्शन 100% होता था 100 रुपया, तो 31 रुपया अकेले भारत का होता था। यानी भारत का कोई भी व्यक्ति 1 रुपया लेके जाए तो दुनिया के किसी कोने से $31 लेके चला आए। ये था। आज क्या है? ये सब देश विकास की ओर जा रहा है। आज 72-73 साल से ज्यादा हो गए देश को आजाद हुए। आज 75 रुपया लेके जाओ तो अमेरिका का $1 मिलता है। तो देश को 75 गुना जो पीछे लेके चले गए, वो कहते हैं हम राष्ट्र का हित कर रहे हैं और राष्ट्र का हित कर रहे हैं। और कोई कहता है गाय हमारी माता है, तो पहले माननीय कांशीराम साहब ने एक नारा लगवा दिया था, गाय हमारी माता है, अटल बिहारी वाजपेयी खाता है जब रसिया में जगह तो। अब क्या है? तो नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं? गाय हमारी माता है, जो सबसे ज्यादा काट के बेचता है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे हमें दे और उसके सारे पाप माफ। यानी मां के कटवाने के बाद इलेक्ट्रोल बॉन्ड से जो पैसा ले, वो कैसा बेटा होना चाहिए? नालायक होगा कि लायक? नालायक। और जब वो नालायक बेटा होगा, उस नालायक को लायक जनता ही बना सकती है। लास्ट में एक बात कह के अपनी बात को विराम करूंगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि अगर भाई जिस सीट पे गाड़ी पे बैठा है ड्राइवर अगर पागल हो जाए तो क्या उस गाड़ी में सफर करना चाहिए? नहीं, ड्राइवर को चेंज कर देना चाहिए। वैसे ही अगर कोई सत्ता में, अगर इस देश का राजा, इस देश में लोकतांत्रिक राजा प्रधानमंत्री अगर पागल हो जाए तो उसको तुरंत चेंज कर देना चाहिए। तो फिर बताना कि 400 पार या 400 के बाद सब जीरो काट दो। ये तय कर लेना चाहिए। ये जितना वायरल कर दोगे लोग को समझ में आ जाएगा लोगों को। तो ये बात है। इतना ही उदाहरण देके आपको समझाने का प्रयास किया मैं। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना और समस्त आयोजक कमेटी और जो आप लोग समय दे रहे हैं, सबको मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं और मैं इसी बात से अपनी बात को विराम करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय बहु समाज, जय संविधान।